साल 1600 में स्टैब्लिश हुई ब्रिटेन की आज तक की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जहां भी यह कंपनी गई इसने अपनी सक्सेस के झंडे गाड़े, चाहे फिर भारत हो, चाइना हो, यहां तक कि अमेरिका ही क्यों ना हो। एक टाइम पर इसे स्टेट विद इन स्टेट कहा जाता था, मतलब ये कि सरकार के नीचे होते हुए भी जिस पर सरकार का कोई बड़ा कंट्रोल ना हो। लेकिन फिर 1857 के विद्रोह के बाद भारत से इस कंपनी के शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। आज भी कई लोगों को लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए खत्म हुई क्योंकि भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था, लेकिन यह सच का बस एक तिहाई हिस्सा है। असल में इस कंपनी को बंद करने के लिए ब्रिटेन की सरकार लंबे टाइम से प्लान कर रही थी। 1857 का विद्रोह बस एक मौका भर था कंपनी को रास्ते से हटाने का। अब सोचने वाली बात है कि ब्रिटेन को दुनिया में एक ताकतवर देश की तरह स्थापित करने वाली इस कंपनी को सरकार ने बंद क्यों किया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया था। आज मैं आपको इस कंपनी के खात्मे की कहानी सुनाऊंगा। 1857 के विद्रोह से अलग कौन सी वजहें थी इस कंपनी की बर्बादी के पीछे, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो यह ब्रिटेन में अपॉर्चुनिटीज का एक नया समंदर था। इस कंपनी को पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों से कंपटीशन के लिए बनाया गया था। ब्रिटेन में यह कंपनी रोजगार का एक नया दौर लेकर आई। पहले कंपनी ने मसालों, चाय, कपड़ा और के अपने ग्लोबल ट्रेड से अपने शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाया। उसके बाद ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बने सामानों को दुनिया भर में बेचकर इस कंपनी ने मुनाफा कमाया। एक टाइम पर यह कंपनी इतनी अमीर हो गई थी कि इसने ब्रिटिश रेजिमेंट्स को भी लॉन्ग टर्म पे किराए पर ले लिया था। इस सेना के दम पर वो टैक्स कलेक्शन करती थी, जिसके मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में बैठे कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि कंपनी पर ब्रिटिश हुकूमत का कंट्रोल नहीं हुआ करता था। कंपनी को ब्रिटिश सरकार के नाम पर सेना रखने, शासन चलाने की आज़ादी तक थी, लेकिन सरकार को पता ही नहीं होता था कि कंपनी कैसे और कितना पैसा कमा रही है। शुरुआती 150 सालों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रास्ते में आने वाले हर कंपटीशन को खत्म किया और भारत में खुद सत्ता पर कब्जा करके बैठ गई। एक तरह से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में स्टेट के अंदर ही एक स्टेट था। वो अपने टैक्स खुद वसूलती थी, अपनी अदालत के फैसले भी खुद सुनाती थी और अपने शेयर होल्डर्स के लिए जवाबदेह भी नहीं थी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बताते सरकार को वही मानना पड़ता था। इसी का रिजल्ट हुआ कि कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होने लगा और इंग्लैंड में एक टाइम पर इस कंपनी को लेकर विरोध भी शुरू हुआ। इसलिए सरकार ने कंपनी पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इस शिकंजे की शुरुआत हुई 1765 में बक्सर की लड़ाई से। यह वो लड़ाई थी जो भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट थी। इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के पैर तो जमाए, लेकिन इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसने की शुरुआत भी कर दी। असल में बक्सर की लड़ाई जीतने वाले रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से ब्रिटेन लौटे तो उनके पास बेहिसाब पैसा था। अफवाहें फैलनी शुरू हुई कि क्लाइव ने भारत में खूब करप्शन किया है। जांच हुई, लेकिन क्लाइव के खिलाफ ऐसा कुछ मिला नहीं, तो वो बरी हो गए। लेकिन सरकार को समझ आ गया था कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। यह गड़बड़ थी बड़े लेवल पर करप्शन। 18वीं सदी में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत जाता था वो बेहद अमीर होकर वापस लौटता था। ब्रिटेन के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क की नौकरी तक करने को तैयार थे, क्योंकि भारत में यह क्लर्क बहुत अच्छी कमाई कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ कंपनी खुद को घाटे में दिखाती थी, यहां तक कि वो बेल आउट पैकेजेस की भी डिमांड करती थी। इस करप्शन पर और कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए ही संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत संसद ने कंपनी का प्रॉफिट शेयर कम कर दिया और साथ ही भारत में बंगाल की प्रेसिडेंसी को सबसे ऊपर रखकर इसके गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। बाकी की जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो इसके अंडर आ गई। कंपनी के वर्कर्स को प्राइवेट ट्रेड करने से रोक दिया गया ताकि करप्शन कम हो सके। साथ ही गवर्नर पर चेक रखने के लिए उसके साथ 4 लोगों की एडवाइजरी काउंसिल बना दी गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया। इस एक्ट का मकसद ये था कि करप्शन खत्म होगा,
लेकिन खुद भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर 1785 में करप्शन का आरोप लगा। आरोप थे कि हेस्टिंग्स ने बड़े पैमाने पर चोरी करके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अजीब बहानों पर बंगाल की सारी जमीन जायदाद हासिल करके हेस्टिंग्स ने भारत और इंटरनेशनल मंच पर ब्रिटेन का नाम खराब किया था, क्योंकि कंपनी तो ब्रिटेन के नाम पर ही चल रही थी। इन्हीं आरोपों के बीच सवाल भी उठने लगे कि एक प्राइवेट कंपनी को ब्रिटेन के नाम पर काम करने की इजाजत भला कैसे मिल सकती है। इन सवालों के रिजल्ट के तौर पर आया 1784 का एक्ट, जिसे पिट इंडिया एक्ट भी कहते हैं। इसके तहत ब्रिटेन में कंपनी पर कंट्रोल रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। साथ ही इसमें सरकार का एक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होना था। यानी कि अब सरकार को कंपनी के हर काम की खबर होनी थी। इस एक्ट में कंपनी के पॉलिटिकल डिसीजंस लेने का अधिकार सरकार के पास चला गया, और जो ट्रेड रिलेटेड डिसीजन से वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चले गए। यानी कि कंपनी के कामों का बंटवारा हो गया। कंपनी का रिप्रेजेंटेशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाने लगा और क्राउन का रिप्रेजेंटेशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा किया जाने लगा। इस तरह से एक डुअल कंट्रोल प्रणाली स्थापित की गई 1784 से, जिसने कंपनी की ताकत को सरकार के कंट्रोल में ला दिया। फिर 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी को और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया, उसके पर कतरे। इस एक्ट में कहा गया कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी जिस एरिया पर भी कब्जा करेगी वो सीधे ब्रिटिश संसद के अंडर आएगा। इसके साथ ही कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, जो साल 1600 से चली आ रही थी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर थी। इससे न सिर्फ देश के बाहर उसके दुश्मन बने, बल्कि खुद इंग्लैंड के अंदर भी कई दुश्मन पैदा हुए जो कंपनी की सक्सेस से जलते थे। ये वो लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही भारत और चाइना जैसे देशों में जाकर ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन एकाधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इसलिए ब्रिटेन की दूसरी कंपनीज ऐसा कर नहीं सकती थी। इसी चीज को खत्म कर दिया था 1813 के चार्टर एक्ट ने, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपीट कर सकती थी। हालांकि चाइना के साथ ट्रेड की मोनोपोली को बरकरार रखा गया, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में इस एकाधिकार को भी खत्म कर दिया गया। यानी 20 सालों के अंदर कंपनी की सारी मोनोपोली खत्म हो गई। 1833 के चार्टर ने गवर्नर जनरल को ईस्ट इंडिया कंपनी के एरिया में रहने वाले लोगों पर कानून बनाने की ताकत दी। 1835 में एक सिक्का जारी किया गया, जिसे कि प्रेसिडेंसी और भारतीय रियासतों में एक वैलिड करेंसी माना गया। इन सिक्कों पर यूनाइटेड किंगडम के राजा विलियम द फोर्थ का चित्र बना होता था। इस चार्टर एक्ट ने कंपनी की ताकत को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन इसकी ताबूत में आखिरी कील गाड़ी गई 20 साल बाद आए 1853 के चार्टर एक्ट से। इस एक्ट ने कंपनी को भारत में बस एक मैनेजर एजेंसी बनाकर रख दिया। इस एक्ट ने कंपनी के शासन को बढ़ाया और उसे भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में रखने की परमिशन दी। हालांकि इस एक्ट ने यह नहीं बताया कि कंपनी के पास अब कितने सालों का अधिकार होगा भारत में शासन करने का। यह एक तरह का इशारा था कि कंपनी का शासन अब सरकार द्वारा कभी भी खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही एक्ट में एक केंद्रीय विधान परिषद बनाने की बात की गई। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। एक तरह से इस एक्ट ने भारत में एक मिनी ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्टैब्लिश किया। यह इशारा था कि सरकार अब कभी भी कंपनी को हटाकर अपने हाथों में सारी सत्ता ले सकती है। और आगे चलकर यही हुआ दोस्तों। 1857 का विद्रोह हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर सेना ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में फिर राजा और किसान भी उतर आए। इसी विद्रोह ने अंग्रेजों को फिर 1 साल के लिए कम से कम बैकफुट पर डाल दिया। करीब 1 साल की कोशिश के बाद जाकर इस विद्रोह को कुचला जा सका। विद्रोह के बाद ब्रिटेन में भी कंपनी के खिलाफ आवाजें उठने लगी और नतीजा ये हुआ कि 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम के साथ ब्रिटिश राज ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ब्रिटिश रॉयल फोर्स हो गई और कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। इस तरह से भारत में इस कंपनी का राज खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन की सत्ता शुरू हो गई। फिर 1 जून 1874 को इस कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से भारत में अपने सिस्टम को एस्टेब्लिश किया और कंपनी के रूल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस कंपनी की जिसने भारत में ब्रिटेन की सत्ता को स्थापित किया
और ये कहानी उस कंपनी की जिसकी सत्ता को ब्रिटेन ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।